अगस्त 2021 वो पहली तारीख है जबकि एक फेक फेसबुक पोस्ट क्रिएट होती है एहसानुल्लाह एहसान के नाम से ऑन सोशल मीडिया आस्किंग न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड एंड गवर्नमेंट नॉट टू सेंड द टीम टू पाकिस्तान एज ISKP हैज प्लान टू टारगेट न्यूजीलैंड टीम। अभिनंदन मिश्रा है जो ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से, उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया और ये जो ईमेल आईडी है ये हिंदुस्तान से VPN के जरिए की गई जिसमें लोकेशन बदली गई, सिंगापुर शो किया गया। And ICC must take notice of that. International bodies must take notice of that. The way things are, it is very apparent that a fake, unfortunate incident and threat was created from India, primarily कि वो यहाँ पे जो दौरा है न्यूजीलैंड का उसको वो कैंसिल कराते। और बुनियादी वजह ये है कि हिंदुस्तान के 66 कैंप हमारे पड़ोस में ख़त्म हुए, उधर सफ़े मातम बिछी हुई है। लेकिन मायूसी कुफर है, एक वो दिन आएगा जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी और इस टीम का, इस मुल्क का वजीर आज़म खुद एक वो टीम का कप्तान है जिसने वर्ल्ड कप जीता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर, महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आया और एक बार फिर पाकिस्तानी क्रिकेट पर वार शुरू कर दिए हैं। 12 साल पहले 2009 में भी भारत ने श्रीलंका क्रिकेट टीम पर हमला करके पाकिस्तान के मैदान वीरान करने की कोशिश की थी। फिर पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सुपर लीग के खिलाफ साजिशें रचाई गई, कश्मीर प्रीमियर लीग पर वॉर किया गया, गैर मुल्की खिलाड़ियों को धमकियां लगाई गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया, भारतीय साजिशों को नाकाम बनाया और इसे दुनिया के सामने बेनकाब किया। अब एक बार फिर भारत की जानिब से हाइब्रिड वॉर के जरिए पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान वीरान करने की कोशिश की जा रही है। जाली अकाउंट्स और IDs के जरिए न्यूजीलैंड टीम को खौफजदा करके पाकिस्तान का दौरा मनसूख कराया गया, जिसके सबूत पाकिस्तान ने आज दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भारत को दो टोक अल्फाज में ये पैगाम दिया कि अगर कोई समझता है कि क्रिकेट टीमों के दौरे मनसूख होने से पाकिस्तान तनहा हो जाएगा तो वो गलती पर है। पाकिस्तान को कोई तनहा नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये तो कुछ भी नहीं है। इस अजीम कौम ने बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की और खुदा ना खास्ता आइंदा भी कभी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो इसे भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह हम T20 वर्ल्ड कप में खुद को मनवाएंगे, भारत को शिकस्त देकर उससे बदला लेंगे और पूरी दुनिया को पाकिस्तान आने पर मजबूर करेंगे। इसी से मुतालिक हमारा पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जब भी हम कश्मीर के मामले पर बात करते हैं दुनिया खामोश है, नोटिस क्यों नहीं लेती? अब ये जो खेल के मैदान में क्रिकेट में भारत ने एक साजिश की, बेनकाब भी हो गया, आपके ख्याल में क्या अब इस मौजू पर भी दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए, बात ये है कि अगर तो जिस तरह आज आपने हर एक चीज को वाजे कर दिया है और एक एक चीज आपने बताई है, आपको दुनिया को बताना भी है और आपको मैं ये समझता हूँ बड़ी बाकी अगर किसी को बुरा लगे तो माजरत के साथ कि हमें खुद अपने कदमों पे खड़े होके लोगों को ये बताना है कि कोई क़यामत नहीं आ गई। अगर आपको एक ईमेल आ जाती है और आप भाग जाते हैं यहाँ से तो बड़ा अजीब सा सवाल है कि जब उनसे कहा गया कि आप चलिए और आप साथ आपको वहाँ स्टेडियम में लोग भी नहीं होंगे तो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर अगले दिन वो एयरपोर्ट पे भी तो उसी रास्ते से गए ना। अगर गैर महफूज था स्टेडियम तक जाने का तो फिर वो रास्ता एयरपोर्ट जाने के लिए कैसे महफूज हो गया? तो पाकिस्तान को ये जो हमारे कुछ दोस्त अभी मजाक उड़ा रहे थे या कह रहे थे, एब्सोल्युटली नॉट। जो कहा गया है वक्त आएगा पता चलेगा कहाँ क्या कुछ हुआ, किस तरह हुआ, उसकी आपको एक कीमत अदा करनी है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको गैरत से खड़े होने की कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी, आपको हमीयत और अपनी पाक वतन की जो है खुद मुख्तारी पे खड़े होने की कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ ये खाम ख्याली है। और ये हम किसी और दुनिया में अगर जाके जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है
तो एक ऐसी लिस्ट है कि जिसे हिंदुस्तान की हजीमत तो है ही, लेकिन कुछ का पकड़ा बने। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला हम किसी तन्हाई में जाएंगे ना कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ, पहले भी इस पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हुई कम नहीं थी, हमने 20 साल इंतहा पसंदी से मुकाबला किया और अल्लाह के फजल से इस कौम और इस फौज। ठीक है, आप सब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू वैसे आ गया। जी आमिर साहब, आपको क्या लगता है? जाहिर है पाकिस्तान तो पहले भी डटा हुआ है और डटा रहेगा और अपनी हिफाजत करना जानता है, लेकिन दुनिया की जब हम बात करते हैं तो आपके ख्याल में ये मौजू क्रिकेट खेल के मैदान में अगर इस तरह की जो हरकतें भारत कर रहा है तो दुनिया को ऐसे खामोश रहना चाहिए? देखें जी, दुनिया की क्या कहानी है, बात है हमारी अपनी। दुनिया ने कौन सा मकबूजा कश्मीर में चंद दिन वो मीडिया ने गुफ्तगू की, सरकारों ने तो वो भी नहीं की, और वो लोग पिस रहे हैं जुल्म की चक्की में और भूल गए। पाकिस्तान के साथ जाहिर है कि अफ़गानिस्तान, चाइना, रशिया जो हम कोशिश कर रहे हैं एक ब्लॉक की सूरत में कि तालिबान के साथ मिल के इस खित्ते में अमन आ जाए और तालिबान भी बात मान लें, अड़ ना जाएँ और सलीके तरीके से दुनिया के साथ अफ़ाम तफ़हीम से चलने की कोशिश करें। तो ठीक है, जब हम ये बात कर रहे हैं तो जो लोग शिकस्त खुर्दा हैं, बहरहाल उनमें से सिर्फ यूरोपीय यूनियन की तरफ से आज एक अच्छी खबर हमें ये मिली कि GSP प्लस का स्टेटस उन्होंने बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। वो शायद यूरोपीय कम्युनिटी के बहुत सारे ममालिक से लोग आए, सफारत उनके वज़ीर ख़ारजा आए और देख के गए कि हमने कैसे उनको निकाला, लेकिन यही बरतानिया, अमेरिका, इन सब के लोग आए, देखते रहे और इनके लोगों को हमने निकाला, लेकिन उन्होंने हमें क्रिकेट से निकालने की कोशिश की है। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी आज मीटिंग की है अपनी टीम से। मैं ये समझता हूँ कि इनके ना विज़िट्स कम से कम करवाएं। ये हमारे क्रिकेटर का ना दिमाग ख़राब होते हुए थोड़ी देर ही लगती है, ये अकड़ जाते हैं। इनको PM ने ठीक है आज बुला के समझा दिया है, इनके ऊपर छांटा रखना चाहिए ताकि ये ट्रेनिंग भी ठीक करें और खेल भी पेश करें। क्योंकि अभी तो रमीज़ राजा साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ठीक है, PCB के चेयरमैन से ज़्यादा उसमें के अंदर एक वो नज़र आ रहा है कि एंगर है, सब कुछ है, लेकिन हमें बहरहाल अब तवज्जो अपने खेल की तरफ देनी चाहिए, चाहे T20 का हो या हम जो आगे चल के कुछ ऑर्गेनाइज कर सकें मुल्कों के साथ मैच खेलने को। अगर हमारी टीम ने रिजल्ट्स दिए तो क्रिकेट की बहाली पाकिस्तान में मुमकिन होगी। अदरवाइज़ ये गपशप रह जाएगी कि जी फ़लाने की कीमत देनी है, फ़लाने की देनी है। नहीं, ये खेल है और हमारे ख़िलाफ़ उस खेल में साजिश हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले अपने खेल को बेहतर बना लें तो बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी और हुकूमतों के साथ बातचीत भी बढ़ जाएगी। बस तवज्जो अब अपनी हमारे खिलाड़ियों पे होनी चाहिए कि वो ट्रेनिंग भी पूरी करें और उनको कोरोना में भी नहीं जाना चाहिए और गेम ठीक कर लें। सही जी। आया सब देखिए, एक बात तो ये है कि आज जो सबूत रखे गए हैं सामने, ये एक तरफा नहीं है क्योंकि एक थर्ड कंट्री इसमें इन्वॉल्व है, न्यूजीलैंड। ऑब्वियसली अगर कोई इनमें से कोई चीज़ ठीक नहीं है तो वहाँ से उसका रिएक्शन आ जाएगा या आ जाना चाहिए कि जी ये हमें तो ये मौसूल नहीं हुई थी मेल या जो भी है। इसका मतलब एक हमने डिबेट भी शुरू कराई, जो हमने रिएक्शन हमारा था वो बड़ा परफेक्ट रिएक्शन था इस पर। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अंदर एक डिबेट शुरू हुई, वहाँ पे उनके बोर्ड्स पे तनकीद शुरू हुई, उनकी गवर्नमेंट्स पे तनकीद शुरू हुई, विच इज़ पॉजिटिव। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले हमने ये नहीं देखा। ज़ाहिर है हम इतना ही कर सकते हैं जो हमने किया, हमने बता दिया कि जी ये हुआ था। उसके बाद हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि दुनिया को शोर मचाना शुरू कर देगी, हमारी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देगी। बेसिकली अब दुनिया तब्दील होने जा रही है। अफ़गानिस्तान के बाद अमेरिका के साथ जो हुआ, इंडिया के साथ जो हुआ, अब नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं दुनिया में। अमेरिका, इंडिया, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया। अभी फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के साथ इशू बना तो उसके बाद इंडिया से रब्ता किया फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, क्योंकि वो 40 अरब डॉलर की, ज़ाहिर है आप डोज़ अगर नहीं बिकी तो वो कोशिश होगी उनकी कि इंडिया को भेज दें। पैसा सब कुछ है दुनिया में, ज़ाहिर है पाकिस्तान तो 40 अरब डॉलर की नहीं खरीद सकता, इसलिए ज़ाहिर है उन्होंने इंडिया से रिज्यू करना था। तो ये हमें बिल्कुल जो आमिर बात कर रहे थे कि अब हमें क्लैरिटी के साथ रशिया, चाइना और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जो हमारा साथ दे सकते हैं, क्योंकि हम अब अमरीकी ब्लॉक में पहले जो थोड़ा बहुत भरम था वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब अमरीकी ब्लॉक बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। वो
कंप्लीटली इंडिया के साथ खड़ा हो जाएगा जाके, और जाहिर है अमेरिका जहाँ खड़ा हो जाएगा वहाँ बरतानिया खड़ा होगा, और बरतानिया जहाँ खड़ा होगा वहाँ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया उससे बाहर जा नहीं सकते क्योंकि मलका तो उनकी भी एक ही है। तो इसलिए हमें अब अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी बना लेनी चाहिए। ठीक है, हम दुनिया से कह रहे हैं अफगानों की मदद करें, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए रशिया और चाइना पे, और बाकी दोस्त ममालिक के साथ जो इस वक्त अफगानिस्तान की मदद कर सकते हैं उनसे कहना चाहिए आइए मदद करें और हम मिलके इसको तस्लीम करते हैं, ताकि हम दुनिया को, वो जो दूसरी दुनिया, अब हम दो दुनियाओं में बिल्कुल क्लियर कट बढ़ चुके हैं, उस दुनिया को ये मैसेज दे सकें कि जी हम अपने साथ हैं, अकेले नहीं हैं। और ये भी एक वो जो हम कहते हैं ना परफॉर्मेंस देंगे तो टीमें यहाँ आएंगी, ये इसमें कोई वो इतनी सदाकत इसलिए नहीं है कि जब मिसबा कप्तान थे और हमारी टीम टेस्ट नंबर 1 टीम थी, उस वक्त भी यहाँ कोई नहीं आया, कोई नहीं आता ना आए, ये हमें नहीं सोचना। हाँ, हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो भी मिलेगा हमारी टीम को, उसमें हमें परफॉर्म करना है और दुनिया को बताना है कि हम क्रिकेट में एक बड़ी फोर्स हैं। कोई नहीं आता जहन्नुम में जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ना। बिल्कुल सही जी। फैसल साहब, अच्छा, हम लोगों को ना बहुत सारी हकीकतों को जो है ना वो तस्लीम करके जो है वो जिंदा रहना होगा। हम हकीकतों को तस्लीम किए बगैर जो है वो अपनी पॉलिसी नहीं बना सकते। ये बहुत अच्छी बात है कि खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुनिया की एक ज़मीनी हकीकत ये है कि इस वक्त खेलों में सियासत भी शामिल हो रही है और ख़ारजा पॉलिसियाँ भी शामिल हो रही है। ख़ास तौर पर जिस खत्ते में हम लोग रहते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है खेलों में जो है वो लोकल और इंटरनेशनल दोनों सियासतें जो हैं किसी न किसी शक्ल में जो है वो उसमें जो है इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हो? दुनिया आपके लिए खड़ी होती है, आप दुनिया के साथ, जो दुनिया आपको किनारे पे लगाना चाहती है, कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता। हमें अपने लिए खुद जो है अपना किरदार का तयन करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में हमारी पॉलिसी जो है वो कामयाब रही तो आज ये वक्त आ रहा है कि हम एक मुस्तकबिल के की प्लेयर के तौर पे पाकिस्तान को देखा जा रहा है। जैसे एयाज साहब कह रहे थे दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है, जो दूसरा ब्लॉक है उसमें पाकिस्तान बहुत एक कलीदी जो है वो अहमियत का जो है वो आमिल है। उस ब्लॉक में भी दुनिया के लिए कोई ख़तरा है या दुनिया किसी से खौफजदा महसूस होती है तो पाकिस्तान से ही होती है। तो कोई ना कोई तो वजह है ना पाकिस्तान में, कोई ना कोई तो ताकत है ना पाकिस्तान की। इतना सा मुल्क एक चवन्नी है पाकिस्तान दुनिया के लिए, लेकिन पाकिस्तान की चवन्नी के बगैर किसी का रुपया पूरा नहीं होता। तो हमें सिर्फ चवन्नी समझने वालों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका रुपया भी हमारे बगैर आपका जो है रुपया संजीदा मौजूद है। छिछोरापन से गुरेज करा भाई, तो ये इससे मैं ये कह रहा हूँ ठन्नी बनाएंगे यार, चवन्नी ना बनाओ पाकिस्तान को। इंशाल्लाह रुपया बनाएंगे पूरा। अच्छा, दूसरी एक बात हम अब देखा पता लग गया तुम चवन्नी में रहते हो, छिछोरापन खुद करते हो। जी फैसल साहब कंप्लीट कीजिएगा। ये हमें अपनी पॉलिसियों में भी देखना चाहिए कि इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर तालिबान के झंडे, किसी और मुल्क के झंडे, किसी और मुल्क की कुव्वतों के झंडे लग रहे हैं तो इससे दुनिया में पाकिस्तान का जो है वो अच्छा तासुर नहीं जा रहा। ठीक है, चाहे तालिबान के लगे, ईरान के लगे, अफगानिस्तान के लगे, सऊदी अरब के लगे, किसी भी मुल्क के लगे, इस खित्ते में जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का झंडा बुलंद होना चाहिए और उसी झंडे पे हमें फख्र होना चाहिए। हमें सारी पॉलिसियां उसी झंडे के तहत बनानी चाहिए। हमारा झंडा तो अफगानिस्तान में उतारा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है और हम वहाँ के झंडों को यहाँ पे लगा रहे हैं। तो हमें अपने रवैयों को भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो सोचें पनप रही हैं वो सोचें भी पाकिस्तान के लिए दुनिया में पाकिस्तान का शक्ल बिगाड़ने में जो है वो अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ, अगर आपके पास 25-30 सेकंड हो तो। जी जी। इस मौजू से हटके कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे मशहूर कॉमेडियन हैं उमर शरीफ साहब, उनके इलाज के पैसे जो है वो मंजूर हो गए, तो बहुत जल्दी जो है वो इलाज के लिए चले जाएंगे। और बहुत सफ़े अव्वल के जो है वो कॉमेडियन हैं। अब जो कॉमेडियन आ रहे हैं वो कॉमेडियन की कैटेगरी में नहीं आते, वो छुचोरे मस्करे की कैटेगरी में आते हैं। तो ये अच्छे कॉमेडियन है, तो ये जा रहे हैं, हमें इनके लिए दुआ सेट करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं इलियास साहब। देखिए, पाकिस्तान ने बरवक़्त जो अपनी तहकीकात की हैं, जिसमें आज पता चला कि कहाँ से ईमेल जनरेट हुई है और इंडिया की जानब से और फ़र्ज़ी नाम से जो जनरेट की है और सिंगापुर का एड्रेस लिया और उधर से जो ईमेल जनरेट हुई है वो उधर से इंडिया से जो डिवाइस इस्तेमाल हुई है IP एड्रेस वगैरह, तो ज़ाहिर है वो 15 मिनट पहले बनाई गई और फिर इसके लिए इस्तेमाल की गई, जिसमें थ्रेट किया गया सीधा।
कि जी उनकी टीम को, कि उनकी पुलिस को भेजी गई है, तो ये साफ वाज़ह हो गया कि इंडिया का अब दुनिया को पता चल जाएगा। हमेशा की तरह इंडिया फिर खुल के सामने आ गया और पाकिस्तान ने बरवकत फैसला किया और बड़े अच्छे इकदाम किए कि दुनिया को अब पता चलेगा कि भारत की जानब से पाकिस्तान में इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और क्रिकेट इंटरनेशनल जो क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ चुकी है, उसको दोबारा इधर से निकालने के लिए वो इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है मुख्तलिफ रीजन के लोगों से और अपने जो ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वगैरह से किस तरह मिल के पीछे से बैठ के और वार कर रहा है। तो ये हमें इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए था। बिल्कुल हमने बरवकत फ़ैसला किया और बरवकत जो हकीकत दुनिया को दिखाई है कि ये किस तरह के इक़दाम भारत की जानब से किया गया। और बिल्कुल जो पाकिस्तान है इस पर डटा हुआ है और बिल्कुल अपना बिल्कुल अग्रेसिव होके इस पर कर रहा है। न्यूजीलैंड पर अभी उनकी टीम को और उनकी क्या कहते हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को और ICC को ये सारा बताना पड़ेगा और बिल्कुल इसके केस को सामने लेके जाना पड़ेगा कि ताकि दुनिया में अगर कोई इस तरह करता है तो भारत जो खेल के मैदान में भी आके सियासत कर रहा है, इस तरह दहशतगर्दी में तो था, ये भी एक किस्म की दहशतगर्दी की गई है। और इसको बड़े हमारे साइबर क्राइम की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त तहकीकात की गई हैं और इसमें बताया गया जो ईमेल एड्रेस बनाया गया जिस पर भेजा गया, तो ये जो किया गया है, चाहे न्यूजीलैंड ना बताए लेकिन हम बताएंगे कि हम लोगों ने सारा उसको आइडेंटिफाई कर लिया और हमारे खिलाफ साजिश हुई है और हम साजिश का भरपूर तरीके से जवाब देंगे कि जिस तरह उन्होंने किया है। तो पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा और वापस आएगी क्रिकेट। और अब हम खेल के मैदान में भी इनको बताएंगे कि पाकिस्तान कितना तगड़ा है क्रिकेट में। बिल्कुल जी, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बहरहाल खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। भारत एक बार फिर बेनकाब हो गया। अब देखना ही है कि दुनिया इस पर किस तरह से नोटिस लेती है। राय आप जान चुके हैं, एक्सपर्ट्स की ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है पंजाब का इंतखाबी मार्का। हम सवाल ये रख रहे हैं, क्या गवर्नमेंट मौजूदा कारकर्दगी पर जीत पाएगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। मैंने कहता है जी मुझे पैसे दो, डेवलपमेंट फंड अगर नहीं मिले तो मैं हार जाऊंगा। कभी आप डेवलपमेंट फंड से नहीं जीतेंगे, आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और मैं जो अपने जो हमारे सूबे हैं KP और पंजाब में, और अब तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, लेकिन जो असल बैटल है वो इस वक्त पंजाब की है। पंजाब में लोग बड़े ये कहते हैं कि जी देखें आपने बड़े चेंजेस कर देते हैं, ये फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं। चेंजेस का कोई आखिर में याद नहीं रखेगा आपने चेंजेस कितने किए। लोग ये याद रखें कि आखिर में 5 साल में आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए या आपने नहीं किए। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब से खिताब किया था। उन्होंने आइंदा इलेक्शन में पंजाब को असल मार्का करार दे दिया, क्योंकि PTI को 3 साल दौरे हुकूमत में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कैंटोनमेंट इलेक्शन में भी PMLN ने PTI को शिकस्त से दो चार किया, जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस शिकस्त पर लाहौर का एक हंगामी दौरा भी किया, शदीद बरहमी का भी इजहार किया गया और रिपोर्ट भी तलब की थी। आज उन्होंने वफाकी वज़रा को बताया कि पंजाब तब्दीली नहीं नताइज देखता है। नताइज देने के लिए हमें मज़ीद मेहनत करना होगी और आइंदा इलेक्शन में कारकर्दगी की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ पंजाब से मैदान मारेगी। इसी से मुतालिक हमारा सवाल है। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करें क्योंकि आप उस्मान बुज़दार के बहुत बड़े फ़ैन हैं। चूँकि पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो नज़र नहीं आती है, लेकिन आप जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, जो मौजूदा गवर्नमेंट की कारकर्दगी है इसकी बुनियाद पर आपको लगता है PTI जीत पाएगी? ये बड़ा कमाल सवाल रखा आपने। वो लतीफ़ा चला था जब अभी रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी और IG तब्दील हुए हैं, तो उन्होंने कहा इतने चीफ सेक्रेटरी और IG तब्दील करके देख ली हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, एक बार वज़ीर आला भी तब्दील करके देख लें, शायद कुछ बेहतर हो जाए। मौजूदा वज़ीर आला मौजूदा कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्शन जीतना चाहते हैं पंजाब से, तो साढ़े उन्होंने इनकार ही समझो। बिल्कुल इस कारकर्दगी, इस परफॉर्मेंस, इस चीफ मिनिस्टर, इस टीम के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। वो चाहे EVM ले आएँ, कुछ और ले आएँ, जिस तरह मर्जी कर लें। आप इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि आप कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस पेशावर और लाहौर शहर में क्यों हारे। ये दोनों चीफ मिनिस्टर्स आपके ऐसे हैं जिन्हें ओन नहीं करते ये दोनों बड़े शहर, क्योंकि वो कहीं और जाके अपनी कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं। यहाँ तो गंदगी के ढेर लग गए, डेंगू वापस आ गया। मतलब इस शहर के साथ किया क्या है चीफ मिनिस्टर साहब ने? एक अंडरपास बना दिया था, एक कोई और बना रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि जी मैं बड़ा काम कर रहा हूँ इस शहर में। गंदगी नहीं थी, इस शहर से ख़त्म हो गई भी थी। हम तो कराची की मिसाल देते थे कि कराची का क्या हाल हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि कराची और लाहौर में कुछ ज़्यादा फ़र्क रह गया होगा, जितनी गंदगी यहाँ पड़ी हुई है।
और बारिश का पानी वो अब उस तरह से नहीं निकलता जिस तरह फौरी निकल जाया करता था शहबाज शरीफ के दौर में। बहुत ये तनकीद किया करते थे कि जी वो लॉन्ग बूट पहन के आ जाते हैं पानी में, लेकिन वो शख्स जो भी करता था वो परफॉर्म करता था। और उस्मान बुज़दार साहब को अगर रख के आपने इलेक्शन जीतना है प्राइम मिनिस्टर साहब, आई एम सॉरी, आप नहीं जीत सके। बिल्कुल आपकी बात सही है। और अब तो जो अगर गली मोहल्लों में तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया, वहाँ पर भी अधूरे काम छोड़ दिए गए हैं और लोगों के लिए परेशानी बना दी गई है। जी आमिर साहब। अयाज साहब सॉरी, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं बुज़दार के साथ हूँ। बुज़दार बेचारा, यानी आप अयाज साहब से बड़े फैन हैं उनके। जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस बेचारे को तो हम खामखा रगड़ते हैं, वहाँ काम तो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और वो कारकर्दगी भी प्राइम मिनिस्टर की ही नज़र आनी है। आपको नहीं पता, आज मुराद सईद ने कहा है कि नून लीग ने शायद 700 किलोमीटर सड़कें बनाई थी, हमने 1753 किलोमीटर बना दी। तो कमाल है, हमें नज़र ही नहीं आ रहा। वो फवाद चौधरी को भी कह चुके प्राइम मिनिस्टर कि यार कारकर्दगी दिखाओ सड़कों की। चूँकि बुज़दार को तो उन्होंने कहा है ना, ये बताना नहीं चाहता। वो बेचारा शरीफ आदमी है, मीसना से आया, कभी मियाँ चन्नू चला जाता है ससुराली रिश्तेदारों के पास, कभी वो कहीं चला जाता है। लोग कहते हैं वहाँ पे भी वो सड़कें संभालता है, वहाँ पे अजीज़ संभालता है। वो अजीबो गरीब लोग हैं। वो बेचारा वहाँ सर्किट हाउस डेरा गाजी खान में गरीब लोगों को रोटी शोटी खिला देता है। रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों लोग आ जाते होंगे। मतलब वो तो एक बेचारा अपनी ड्यूटी दे रहा है, उसे चीफ मिनिस्टर लगाया गया है, वो है नहीं। मतलब वो कहा नहीं था वो शहबाज शरीफ लगा पे है। बहुत अरसा पहले एक वज़ीर साहब ने इनके साथ किया था कि वो बूढ़ी अम्मा को बताया था कि लाहौर शहबाज शरीफ लगा पे है, तो वो बेचारा वज़ीर आला लगा पे है। तो वो और क्या कर सकता है? हमें कारकर्दगी पे देखना चाहिए। कंटोनमेंट की आपने मिसाल दी, वहाँ कौन से पढ़े लिखे लोग रहते हैं कंटोनमेंट में? अजीबो गरीब किस्म के लोग थे, पता नहीं किस तरह उन्होंने नून लीग को जितवा दिया। अयाज साहब बिल्कुल आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए क्या वर्ल्ड क्लास कारकर्दगी है। डिंगी में बेहतरीन तैयारियाँ पहले से कर चुके होते हैं। ये जो इशू आता है उससे पहले प्रेस रिलीज निकालते हैं। आपने नहीं देखा, हर चीज़ की तैयारी प्रेस रिलीज में है, ट्वीट्स पे है। आप फेडरल गवर्नमेंट में देख लें, मतलब आज क्रिकेट पे पूरी काबीना और उनके मुशीर लगे हुए हैं कि जैसे पाकिस्तान का मसला सिर्फ अब क्रिकेट रह गया है। ये आए बाएं शाएं हैं, क्योंकि कारकर्दगी असल यही है। उनको पता है कि हमने ट्विटर पे जीतना है। वो जनरल मुशर्रफ भी फेसबुक के फैंस की बुनियाद पे कराची आ गए थे और वहाँ पे जिन लोगों ने उनसे करोड़ों रुपए अट्टे थे कि जनाब इतने लाख लोग आएंगे, वो एयरपोर्ट में उनमें से भी कोई लोग मौजूद नहीं थे। और एक तो साबिक वज़ीर इतलात भी थे। मतलब वो बहुत सारे लोगों ने उस चक्कर में जनरल मुशर्रफ को भी जो उन्होंने कमाया था उनसे खींच खूंच लिया। तो यहाँ पे सारे लोग, ये फैंस मौजूद हैं। आपको नहीं पता कितने कितने मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं। वो जब वोट डालेंगे वो सारे ट्विटर पे वोट डालेंगे ना, सोशल मीडिया पे डालेंगे। आपको नहीं पता इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मतलब कारकर्दगी वहीं पे आनी है, यानी जमीन पे तो होंगे तो नजर आएंगे ना। सही। फैसल साहब। मैं भी थोड़ा सा एयाज साहब से इख्तिलाफ करूंगा कि एयाज साहब कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ को अगला इलेक्शन जीतना है 2023 का, तो वज़ीर आला पंजाब जो है वो तब्दील कर दे, नया वज़ीर आला लिया है। अगर वज़ीर आला की तब्दीली से तहरीक इंसाफ 2023 का इलेक्शन जीतने का इम्कान है, तो फिर इसी वज़ीर आला को रहने दें, 2 साल और गुजार लेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि मज़ीद आप अपने 5 सालों को ख़राब करें। देखिए, हमें तहरीक इंसाफ को ये समझना होगा कि जो कुछ 2018 में हुआ, क्या वो ये चाह रही है 2023 में भी वो उसी तरह उसने इलेक्शन को मैनेजमेंट के ज़रिए हासिल करना है? नहीं, तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत खड़ी है तो कराची की 14 सीटों पे खड़ी है। अच्छा, 14 सीटों पे किस तरह खड़ी हुई कि जब 2018 के इलेक्शन में रिजल्ट आने शुरू हुए, तो जो आपका साउथ पंजाब था, वहाँ तो आप जीतने लगे या मैनेजमेंट होने लगी, जो भी कुछ हुआ वहाँ तो आपके हक में जो है रिजल्ट जो है आना शुरू हो गए। सेंट्रल पंजाब में जो है वहाँ जो है मुज़ाहमत शुरू हो गई। वहाँ आप अपनी मर्जी का और मनपसंद रिजल्ट जब लाने में नाकाम हुए, तो फिर रात को 9 बजे आपको कराची के जो है रिजल्ट रोकने पड़े। कराची जैसे शहर में जहाँ 9 बजे रिजल्ट आ जाते हैं, अगले दिन रात को 24 घंटे और 36 घंटे के बाद जो है वो कराची जैसे शहर के रिजल्ट आए। बलोचिस्तान के मज़ाफ़ात के रिजल्ट आ गए थे, लेकिन कराची जैसे शहर के रिजल्ट जो है वो आए, तो ये 14 सीटें आई। तो फिर आपकी जो हुकूमत बनी, फिर वो MKM के 4 भी लोग मिल गए। तो आपने जहाँ आपकी हुकूमत, अच्छा कराची में तो मुज़ाहमत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, यहाँ कोई मुज़ाहमत करने वाली कोई पोजीशन ही इस वक्त लोगों की नहीं थी। तो इसी बुनियाद पे जो है आपकी ये मैनेजमेंट भी जो है वो कामयाब हो गई। देखिए, आपने इसी शहर को नज़रअंदाज कर दिया। जिस इलाके से इमरान खान कराची में जीते हैं, एक दफ़ा भी वहाँ का विजिट नहीं किया।
लियारी जैसे इलाके में बिलावल भुट्टो जो है वो हार गए, आज तक इमरान खान साहब जो है वहां पर नहीं गए। बिलावल साहब का हारना कोई छोटी खबर तो नहीं थी ना। लियारी जैसे जो उनका एक जहाँ कभी पीपल्स पार्टी का तस्वुर ही नहीं था कि वहाँ हार जाए, पीपल्स पार्टी हार गई। वहाँ उस हल्के में भी इमरान खान साहब जो कभी नहीं गए। फिर 249 में आपके साथ क्या हुआ, उससे आपने सबक नहीं सीखा। फिर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में आपके साथ क्या हुआ, आपने सबक नहीं सीखा। तो ये जो 249 का रिजल्ट है और कंटोनमेंट बोर्ड का रिजल्ट है, ये दीवार पे लिखा हुआ रिजल्ट है 2023 का। इसको इमरान खान साहब को चाहिए कि पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपने लिए बुरा करेंगे। ठीक जी, इलियास साहब आपको कभी ठीक जी इलियास साहब आपको वैसे कभी कोई कारकर्दगी नज़र आई है? हो सकता है आप फील्ड में जाते हैं, कोई काम ऐसा जो नज़र आ रहा हो जिस पर इतने प्राइम मिनिस्टर भी कॉन्फिडेंट हैं कि जीतेंगे वो पंजाब को? जब ब्रीफिंग देते हैं ना तो उसमें कई प्रोजेक्ट दिखाते हैं। जैसे अब सड़कों के बारे में बात हो रही थी, ये सड़कों के प्रोजेक्ट आने क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के तहत किए जाएंगे और ये मुआहदे हैं जो पुराने थे जिस पर नेगोशिएशंस वगैरह हो रही थी, तो अब ये इम्प्लीमेंट करना है। अभी तो सड़कें बननी हैं जो है कि एनुअल बजट में रखे गई हैं और पता नहीं बन भी पाती हैं कि नहीं बन पाती, क्योंकि टाइम तो रह नहीं गया इनके पास। तो जो सूरत हाल है, ये डेवलपमेंट के जो काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि कर रहे हैं, पता नहीं किधर किस जगह वो हमें भी नहीं नजर आया अभी तक तो देखे नहीं कहाँ हो रहे हैं जो है। लेकिन जो जब बुकलेट छपता है 3 साल की कारकर्दगी में, उसमें बड़ा ज़बरदस्त बताया जाता है कि ये काम हो गया, ये हो गया, लेकिन फिजिकली वो किसी को नज़र नहीं आ रहे। जाहिर है पता नहीं अब, लेकिन जो तो प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं उनके काम ऐसे हैं जो नजर नहीं आते हैं। वो हेलीकॉप्टर पर देख लेते हैं, उनको नजर आ वो तो 60 सफ़ों पे नजर आ रहे हैं। यहाँ तो जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है वो भी, उस पर काम अभी मुकम्मल तौर पर नहीं शुरू हुआ, बल्कि उसके चीफ एग्जीक्यूटिव, यहाँ तो ये कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी प्रोजेक्ट का हेड लगाया जाता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ देख लें वो पता चलता। लेकिन जो सूरत हाल है सबसे ज़्यादा है कि महंगाई, जो बेरोज़गारी है, उसकी वजह से इनको जंग जो है जो सामना करना पड़ा, अभी कंटोनमेंट बोर्ड का शिकस्त का बुरी तरह सामना करना पड़ा है और इन्होंने उस तरह काम नहीं किया सका। और हालिया जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो इनके अपने अरकान हैं असम्बली के, वो इस पर बड़ा एहतजाज कर रहे हैं महंगाई का कि हम अपने हलकों में किस तरह जाएंगे, किस तरह लोगों से बातचीत करेंगे। हमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा 2 साल और अगले इलेक्शन में जाने के लिए। अब देखना है कि ये बात ऊपर जाती कि नहीं है, क्योंकि ये डरते मारे आपस में बात करते हैं, ये खुल खिला के तो बात नहीं करते। लेकिन महंगाई का जो तूफान इस दफ़ा आया है, 3रा साल मुकम्मल होने का, वो सबको पता चल गया। जी हाफिज साहब, गुजारिश ये है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब में बाकी सूबों की निस्बत ज़्यादा सीटें हैं, तो उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बड़े पर उम्मीद भी हैं। और असल मसला ये है कि चूँकि पंजाब की कारकर्दगी उस तरह सामने नहीं आती, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जब ये मुद्दत ख़त्म होगी तो पंजाब में जो कुछ काम किए हैं उस्मान बुज़दार साहब ने और इस हुकूमत ने, वो सामने आएंगे। जहाँ तक बात है कि जीत पाएगी, ये तो इलेक्शन में मुझे लगता ये है कि अगला इलेक्शन तो इमरान खान साहब का है ही, उससे अगले के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक महंगाई बहरहाल एक बड़ा फैक्टर है जिस पे कंट्रोल करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन बाकी जो इक़दामात हैं जो किए गए हैं वो तो बहरहाल ये बताते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सही है। आप बहुत पॉजिटिव हैं जी, आप पॉजिटिव हैं गवर्नमेंट, बिल्कुल जी, आप बहुत। और वैसे भी किसी की भी हुकूमत हो, असल मसला और असल सवाल यही है कि आवाम को रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए अगर आपने आइंदा भी अपनी गवर्नमेंट बनानी है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर डेडलॉक खत्म, इत्तफाक राय का इम्कान कितना है? राय लेते हैं ब्रेक के। पाकिस्तान का मसला इंतखाबी इस्लाहात का नहीं है, पाकिस्तान का मसला इलेक्शन की चोरी का है। इलेक्टोरल रिफॉर्म जो होते हैं, इंतखाबी इस्लाहात जिसे कहा जाता है, ये एक तरीका है। पार्लियामान की कमेटी बनती है जिसमें हुकूमत की अक्सरियत नहीं होती, वो इन नाम निहाद इस्लाहात को देखेगी और फिर अपना फैसला करेगी। यही वाहिद तरीका है। नाज़रीन, मुहाज़ा राय के बाद सूरत हाल कुछ नॉर्मल होने लगी है। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान डेड लॉक ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास से पीछे हटने पर अपोजिशन ने लचक का मुजाहरा किया और EVM समेत इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बामानी मुज़ाकरात की हामी भर ली है।
मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक सामने आ रहा है। इसी हवाले से हमारा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब सूरत हाल कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है इलेक्शन रिफॉर्म्स पर। आपके ख्याल में गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान EVM समेत इलेक्शन रिफॉर्म्स पर इत्तेफाक राय का इम्कान है? जी अयाज साहब। देखिए इतनी यहाँ तक तो आए, उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे जाके, एक तो आप धमकियाँ भी दे रहे हैं और अब भी यही हालात यही हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इसी वजह से जी आया साहब, मैं आमिर बात कर लूँ। उनकी लाइन का कुछ इशू आ रहा है आया साहब, मैं उनकी तरफ दोबारा जाती हूँ, आप कंप्लीट कीजिएगा। जी तो वो गवर्नमेंट चूँकि चाह रही है कि जो हम कह दें वो कानून बन जाए, जो हम कह दें चूँकि EVM का इस्तेमाल होना है इसलिए हो जाए। जाहिर है पार्लिमानी जमहूरियत में इस तरह नहीं होता। इसके लिए आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आप फ़र्द वाहिद का जहाँ सिस्टम चलता है को बादशाह बनना पड़ेगा, या सदारती निज़ाम आपके पास होना चाहिए। फिर तो बिल्कुल आप, इवन अमेरिका में भी इस तरह पॉसिबल नहीं है कि प्रेसिडेंट ने कुछ कह दिया तो वो बिल्कुल वैसे ही होना है। जाहिर है उसके कुछ लवाजमात होते हैं, पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि चलें ये मिल के बैठेंगे और कोई हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब गवर्नमेंट को ऑपोजिशन से ये बात करनी चाहिए कि ठीक है EVM छोड़ दें, आप ये बताएं कि अगर हमने फूल प्रूफ करना है। ये PMLN का भी ये इतराज़ है ना कि इलेक्शन चोरी नहीं होना चाहिए। असल बात ये कि आपको बैठ के ये तय कर लेना चाहिए कि ये हम मामलात कर लेंगे, यही चीज़ें करने के बाद इलेक्शन चोरी का रास्ता तो हम रोक देंगे। अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये मेरा ख्याल अल्टीमेटली इस मुल्क की इसमें कामयाबी है। सही। जी आमिर साहब। देखें जी, बात सिंपल है। स्पीकर ने कुछ किरदार अदा करने की कोशिश की है, वरना बाबर अवान आपको पता है कि सदाबहार आदमी है और वो नहीं मानेंगे इस बात को। अगर ये मामला स्पीकर और अटॉर्नी जनरल ने संभाल लिया तो मुझे यकीन है कि इसमें इस्लाहात के अंदर कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन अगर ये सिर्फ बाबर अवान साहब के पास रहा और फिर साथ हम नवाओं की फ़ौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें रखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, तो कुछ भी नहीं होगा। ये सारे फंस जाएंगे, इनसे निकलेगा नहीं। ये जो रास्ता बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो वही बात है कि अब आ जाएं, कमेटी बने और उसमें बहुत अच्छे अंदाज से लोगों से राय लें, पार्लियामेंटेरियन से, न सिर्फ पार्लियामेंटेरियन से बल्कि एक्सपर्ट्स से राय लें जो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं। आप सबको कोई ऐसा लाहेअमल बनाना चाहिए कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी वोट देना है, उनका रास्ता भी फूल प्रूफ निकले। और पाकिस्तान के अंदर अगर आपको मशीन लानी है तो बजाय झगड़ा करने के कि नहीं, मैंने कल परसों आपको इसके बारे में बड़ी डिटेल से बातें बता दी थी कि जो 3-4 सवाल इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज से किए, उनके पास उनका जवाब नहीं, उनको पता ही नहीं था कि अच्छा हो ये तो सादा सी बात थी, मेरे इल्म में नहीं है। तो ये तभी मुमकिन होगा कि बड़े दिल के साथ, हौसले के साथ फैसला करें। जी फैसल साहब। देखिए, अगर कोई आपस में मुज़ाकरात का रास्ता निकल रहा है और अफ़ाम व तफ़हीम से मसला हल हो सकता है तो ठीक है, अच्छी बात है, पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन आमिर साहब की ये बात जो है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो अपने वज़रा पे पाबंदी लगाए कि इस मौके पर जो है वो किसी किस्म की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से गुरेज करें। अगर वाकई आप संजीदा हैं, मसले का कोई मुत्तफ़िका और मशावरत से हल निकालना चाहते हैं और आपकी नीयत वाकई जो है इंतखाबी इस्लाहत करवाने पर है, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि अपोजिशन के बगैर आप मसले को हल कर लेंगे तो मुमकिन नहीं है। तो इस अमल को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, दोनों के अमल को हमें सराहना चाहिए। ठीक है जी हाफिज ताहिर साहब। ये बात ये है, मेहनत और कोशिश करनी है। इमरान खान साहब का एक विजन है, सोच है कि अगला इलेक्शन जो है वो बिल्कुल ऐसा हो कि जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। अब उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अपोजिशन से भी जो आज फवाद चौधरी साहब ने भी कल रात कहा कि कुछ मुस्बत सिमत जो है बातचीत जो है वो चली थी। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इलेक्शन के बहुत सारे मसाइल हैं। EVM के आने से कम जो है वो जो एक कभी कहा जाता है डब्बे गायब, कभी कहा जाता है वोट गायब, वो हल हो जाएगा। और बाकी मसाइल भी ये तो मुस्तकिल काम करना और इस्लाहात लाने का अमल है जो जारी रहेगा इंशाअल्लाह।
और जारी रहना चाहिए ताकि कौम। ठीक जी इलियास साहब। देखिए बिल्कुल अच्छी बात हुई है कि आपस में अपोजिशन और गवर्नमेंट आके बात मुज़ाकरात वगैरह करने लगे, वरना ये डेडलॉक रहता है इस तरह मुल्क में। ये बड़ा इशू तो है मुल्क में, लेकिन और भी मसले हैं, उन पर से तवज्जो हट जाती है। अब आए गवर्नमेंट को भी एक कदम बढ़ना चाहिए आगे कि अपोजिशन आ रही मुज़ाकरात करें तो देखें इसको फुल प्रूफ सिस्टम पर। अपोजिशन भी चाहती है कि ऐसे हो कि धांधली ना हो, इलेक्शन चोरी ना हो, तो उसके लिए आपस में बैठ के बातचीत करें और एक दूसरे को ले दे के इस मसले को हल करें और सिस्टम को फुल प्रूफ बनाएं, ट्रांसपेरेंसी लेके आए ताकि इसमें दुनिया को भी पता चले और मुल्क में अवाम को भी पता चले कि हम सही सिस्टम पर आए। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए।